हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका चैप्टर चल रहा था अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12th, सॉरी 11th है आपकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? श्वसन और गैसों का विनिमय में पिछली क्लास में हमने श्वसन मार्ग, उसकी संरचना, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अंत श्वसन और निश्वसन या बाह्य श्वसन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंत श्वसन क्या होता है और बाह्य श्वसन क्या होता है। अंत श्वसन और बाह्य श्वसन, या इसे निश्वसन भी बोला जाता है, उच्च श्वसन भी बोला जाता है। तो अंत श्वसन का मतलब है गैसों का शरीर में ग्रहण करना। क्या कहलाता है? अंत श्वसन, गैसों को ग्रहण करना तथा श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ करना। अंत श्वसन कहलाता है। अगला पॉइंट है, गैसों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना। बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन कहलाता है। नोट कर लीजिए पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अंत श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है और बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपको पता है गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना चाहेगी। अब अंत श्वसन में हमें क्या करना है? गैसों को अंदर लाना है। और उच्च श्वसन में क्या करना है? हमें गैसों को बाहर भेजना है। और गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में आएगी। अब हमें अगर गैसें अंदर लानी है तो बाहर का वायुमंडलीय दाब उच्च होना चाहिए और हमारे शरीर में वायु फेफड़ों का दाब है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम वायुमंडलीय दाब को तो चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में क्या, हम फेफड़ों के दाब को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें गैसों को अंदर लाना है तो हमें फेफड़ों का दाब है वो कम करना पड़ेगा। और दाब हम कैसे करेंगे? फेफड़ों का जब आयतन बढ़ जाएगा तो दाब अपने आप कम हो जाएगा। यानी दाब और आयतन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, अगर आयतन कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। तो अंदर का अंत श्वसन में हमें दाब क्या करना है? कम करना है। तो हम आयतन को बढ़ा देंगे। अब आयतन को, फेफड़े को कैसे बढ़ाएंगे? तो जो फेफड़ों के साइड में पाई जाती है इस प्रकार की पेशियां, जिन्हें अंतरापरशुक पेशियां बोला जाता है, उनको हम क्या करेंगे? संकुचित हो जाएगी जब वो पेशियां, तो फेफड़ा इस प्रकार फैल जाएगा, यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा। फेफड़े के नीचे पाया जाता है डायफ्राम। अगर वो डायफ्राम भी नीचे की ओर संकुचित हो जाएगा तो फेफड़ा ऊपर नीचे भी क्या है? बढ़ जाएगा। यानी साइड में अंतरापरशुक पेशियों के संकुचन से फेफड़ा बढ़ गया और नीचे डायफ्राम के संकुचन से फेफड़ा बढ़ गया, तो फेफड़े का आयतन बढ़ गया, अंदर का दाब कम हो गया, तो गैसें बाहर से अंदर आ जाएगी। यानी अंदर की दाब की तुलना बाहर का दाब ज्यादा होगा, तो गैसें ज्यादा दाब से कम दाब की ओर आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? बाह्य श्वसन करना है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। अंदर का दाब बढ़ाना पड़ेगा, बाहर का दाब कम होगा, तभी गैसें अंदर से निकल कर बाहर जाएगी। तो जो अंतरापरशुक पेशियां संकुचित हुई थी उनको शिथिल कर दो, तो फेफड़ा वापस संकुचित हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। नीचे जो डायफ्राम संकुचित हुआ था उसको भी शिथिल करो तो फेफड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा, यानी उसका आयतन है वो कम हो जाएगा। तो अंदर का आयतन कम होगा, दाब बढ़ जाएगा और गैसें अंदर से बाहर चली जाएगी।
तो आपको पूछा जा सकता है परिस्थितियां लिख के कि बताइए अंतः श्वसन में क्या होता है। अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन होता है, डायफ्राम का संकुचन होता है, फेफड़े का आयतन बढ़ता है, अंदर का आयतन बढ़ता है, गैसों का दाब कम होता है, तो अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है। और इसका उल्टा होगा बाह्य श्वसन में, अंतरापरशुक पेशियां शिथिल हो जाएगी, डायफ्राम शिथिल हो जाएगा, फेफड़ा संकुचित हो जाएगा, फेफड़े का आयतन कम हो जाएगा, अंदर का दाब बढ़ जाएगा, तो गैस से अंदर से निकलकर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हम प्रक्रिया देखते हैं। अंतः श्वसन में निम्न चरण पूर्ण होते हैं। पहला क्या होता है, अंतरापरशुक पेशियां, अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन, यानी अंतः श्वसन करना है, मतलब अंदर का आयतन बढ़ाना है। अंदर का आयतन बढ़ेगा तो अंतरापरशुक पेशियों का क्या होगा, संकुचन होगा, डायफ्राम संकुचित, फेफड़ा फैलेगा, फेफड़े का आयतन कम होगा, गैसों अंदर का दाब कम, गैसें बाहर से अंदर प्रवेश करेगी। यानी बाहर उच्च दाब है और अंदर निम्न दाब हो जाएगा, तो गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है और इस प्रकार अंतः श्वसन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाह्य श्वसन में क्या चरण हो गए, तो इसका बिल्कुल व्युत्क्रम होता बाह्य चरण में, बाह्य श्वसन में पहला होगा अंतरापरशुक पेशियां शिथिल, दूसरा होगा डायफ्राम शिथिल, तीसरा होगा फेफड़ा संकुचित, फेफड़े का आयतन कम, आंतरिक दाब अधिक,
गैसें फेफड़े से, गैसें फेफड़ों से निकलकर वायुमंडल में जाएगी। यानी फेफड़ों का दाब क्या है? उच्च है, और उसकी तुलना में वायुमंडल का दाब है वो निम्न होगा। तो गैसें उच्च दाब से निम्न दाब में जाएगी और बाह्य श्वसन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? परिवहन होता है। तो परिवहन किन किन माध्यमों के द्वारा होता है? यानी रक्त के अंदर कई घटक होते हैं, हीमोग्लोबिन भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, कुछ आयन भी होते हैं जैसे बाइकार्बोनेट्स। तो किस रक्त के भाग का कौन सा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भाग का किन किन रक्त के भागों के द्वारा परिवहन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गैसों का परिवहन, पहला है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का देखिए 97% परिवहन होता है हीमोग्लोबिन द्वारा।
और 3% परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखिए 70% परिवहन होता है बाइकार्बोनेट्स द्वारा। उसके अलावा 20 से 25% परिवहन होता है हीमोग्लोबिन द्वारा। और 7% परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा। तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी आरबीसी के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित रहता है, आरबीसी में। और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम परिवहन किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है या कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कहां पर जुड़ती है,
फेफड़ों की सतह पर उत्तकों कुपिका में जुड़ती है और शरीर के उत्तकों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जुड़ती है? उत्तकों की सतह पर जुड़ती है और फेफड़ों की सतह पर अलग हो जाती है। क्यों? जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो वहां हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो कुपिका में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, इसलिए कुपिका के में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। शरीर के अंगों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्पन्न हुई है, ऑक्सीजन कम है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तापमान कम होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होगी, वहां पर तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और ऐसा कहाँ होता है? कुपिका की सतह पर होता है। और जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा होती है और तापमान ज्यादा होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी और कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगी। और ऐसा कहाँ पर होता है? उत्तकों की सतह पर होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने से एक ग्राफ प्राप्त होता है जिसे सिग्मा ग्राफ बोला जाता है। और ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है आपके कुपिका की सतह पर। ठीक है, तो हम नोट करते हैं पॉइंट। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अभिक्रिया कहां पर होती है? यह प्रक्रिया उत्तकों में होती है, नहीं कुपिका में। यह प्रक्रिया फेफड़ों की सतह पर, फेफड़ों या कुपिका की सतह पर होती है, कुपिका की सतह पर होती है। और इस प्रक्रिया को होने के लिए अनुकूल क्या परिस्थितियां चाहिए? यानी यह प्रक्रिया कब होगी? यह अभिक्रिया होने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां होना आवश्यक है, निम्नलिखित परिस्थितियां होनी चाहिए। कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? पहला, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, यानी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। दूसरा, CO2 की निम्न सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की निम्न सांद्रता। और चौथा, उच्च निम्न तापमान। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। जब ये तीनों निम्न होंगे और ये उच्च होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी और क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका दूसरा उल्टा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन है वो कब जुड़ेगा? तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, ये क्या कहलाता है?
कार्बमिनोहीमोग्लोबिन। इस अभिक्रिया हेतु निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। पहली क्या होगी? निम्न O2 सांद्रता। दूसरी होगी उच्च CO2 सांद्रता। तीसरी होगी उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता। और चौथी होगी उच्च तापमान। उपरोक्त अभिक्रिया कहां पर होगी? है उत्तकों की सतह पर। उपरोक्त अभिक्रिया उत्तकों की सतह पर होती है, यानी उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज़्यादा होती है और तापमान ज़्यादा होता है। तो उत्तकों में हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है और कार्बमिनोहीमोग्लोबिन बन जाता है। जबकि कुप्पी का या फेफड़ों की सतह पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होती है और तापमान कम होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और कार्बमिनोहीमोग्लोबिन बनाती है। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना सिग्मा वक्र बनाता है और उस वक्र को तोड़ने का जो काम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, जिसे वियोजन वक्र कहा जाता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सिलेबस में कुछ आयतन दिए हुए हैं, श्वसन संबंधी आयतन। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्वसन संबंधी आयतन क्या होते हैं? तो देखिए, श्वसन संबंधी आयतन, सबसे पहला जो आयतन है उसे बोला जाता है ज्वारीय आयतन। तो देखिए, ज्वारीय आयतन क्या होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट जितनी श्वास है वो अंदर ले सकता है या जितनी छोड़ सकता है उसे क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन बोला जाता है। इसे टाइडल वॉल्यूम या टीवी भी बोला जाता है।
एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा प्रति मिनट अंतःश्वासित या निश्वासित की गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? ज्वारीय आयतन, और इसका मान होता है 6000 से 8000 मिलीलीटर। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा प्रति मिनट अंतःश्वासित या निश्वासित की गई वायु की मात्रा प्रति मिनट, वायु की मात्रा ज्वारीय आयतन कहलाता है। इसका मान 6000 से 8000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए ज्वारीय आयतन। इसके बाद अगली परिभाषा है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। दूसरी है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इसे IRV बोला जाता है। देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है, नॉर्मली अगर अंतःश्वसन कर रहा है तो वो 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु ले रहा है, लेकिन अगर वो बलपूर्वक अंतःश्वसन करता है तो 6 से 8 तो ले गई, उसके साथ और एक्स्ट्रा वो जितनी आयतन वायु ले सकता है उसको क्या बोला जाता है? अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। और इसके द्वारा वो 2500 से 3000 मिलीलीटर और वायु ले सकता है। यानी नॉर्मली अंतःश्वसन कर रहा है तो 6 से 8000 मिलीलीटर ले रहा है, लेकिन अगर वो बलपूर्वक करेगा तो और एक्स्ट्रा कितनी ले लेगा? 2500 से 3000 मिलीलीटर श्वसन और कर लेगा। उसको बोला जाता है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन या IRV। तो देखिए, बलपूर्वक अंतःश्वसन से ली गई अतिरिक्त वायु की मात्रा, अतिरिक्त वायु की प्रति मिनट मात्रा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कहलाता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कहलाता है। और इसका मान कितना होता है? 2500 से 3000 मिलीलीटर। से 3000 मिलीलीटर नोट कर लीजिए। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। इसके बाद अगला है निश्वसित सुरक्षित आयतन। क्या होता है?
तो देखिए जिस प्रकार बल पूर्वक अंत्य श्वसन से एक्स्ट्रा जो वायु ले सकते हैं उसको अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन बोलते हैं। और अगर बल पूर्वक और एक्स्ट्रा हम मतलब नॉर्मली अगर हम निश्वसन कर रहे हैं तो 6000 से 8000 छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बल पूर्वक और करेंगे निश्वसन तो और एक्स्ट्रा हम कितनी छोड़ सकते हैं उसको बोलेंगे निश्वसन सुरक्षित आयतन, और उसका मान होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर हम एक्स्ट्रा वायु निकाल सकते हैं। तो देखिए निश्वसन सुरक्षित आयतन या ERV, निश्वसन सुरक्षित आयतन या उसे बोलते हैं ERV। बलपूर्वक निश्वसन से उत्सर्जित की गई वायु की अतिरिक्त मात्रा निश्वसन सुरक्षित आयतन कहलाता है। निश्वसन सुरक्षित आयतन या ERV कहलाता है। इसका मान 1000 से 1100 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला आता है वो है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन, तो देखिए अवशिष्ट आयतन किसे बोला जाता है? अगर हम बलपूर्वक श्वास छोड़ते हैं उसके बाद भी कुछ वायु है वो हमारे शरीर के अंदर रह जाती है, उसे क्या बोला जाता है? अवशिष्ट आयतन। तो देखिए बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात भी वायु की कुछ मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है अवशिष्ट आयतन कहलाती है, या इसे RV बोला जाता है। अवशिष्ट आयतन कहलाती है और इसका मान 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। मान होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर। नोट कर लीजिए परिभाषा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य आयतन थे, इसके अलावा इनको आपस में जोड़ के माइनस करके कुछ आयतन और निकलते हैं, तो वो रटने वाली चीज आप याद कर लीजिए। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।